हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लिटरली अगर एक बात आपको मैं बोलूं तो इस टाइम जो वर्ल्ड है ना, जिस तरीके से दो वॉर कहीं ना कहीं फेस कर रहा है, रसिया यूक्रेन की बात करें, चाहे हम हमास और इसराइल के बीच में बात करें, इस टाइम वर्ल्ड तीसरा वॉर एफोर्ड नहीं कर सकता है, किसी भी हालत में नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली जो चीजें कहीं ना कहीं अभी चीजें निकल के आ रही है कि वेनेजुएला और गयाना के बीच में जो वॉर का सिचुएशन कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है, और उस बीच में यूके का एंट्री हो रहा है। यूके अपना वॉरशिप कहीं ना कहीं सेंड कर रहा है गयाना के सपोर्ट में। आज के टाइम में ये तीसरा वॉर कोई भी हालत में, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है ना पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, इवन कि इंडिया पर भी पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को समझें, क्योंकि रिसेंटली हुआ यही है कि दो देश वेनेजुएला और गयाना दोनों के बीच में जो इंटेंस, जो हम ये कहे कि डिस्प्यूट्स देखा जा रहा है दोनों के बीच में टेरिटरी को लेकर। कौन सी टेरिटरी? तो गयाना की जो टेरिटरी आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला का जो लोकेशन है, आप जब साउथ अमेरिका जब नीचे आएंगे तो आपको वेनेजुएला जस्ट आपको नॉर्थ वाले पोर्शंस में आपको मिल जाएगा। वेनेजुएला ये रहा, और इसके जस्ट सटा हुआ हम कह सकते हैं गयाना का एक छोटा सा देश है। ठीक है, और ये जो सटा हुआ जो टेरिटरी है, यहाँ से लेकर लगभग 2/3 जो गयाना का जो टेरिटरी है, वेनेजुएला ये चाहता है कि बेसिकली ये क्लेम करता है कि गयाना का जो 2/3 टेरिटरी है, ऐसे क्यूबा नाम है, ऐसे क्यूबो नाम है, और ये जो टेरिटरी है ये वेनेजुएला का है। पूरा कहानी समझेंगे कि वेनेजुएला क्यों क्लेम कर रहा है, यूके की एंट्री क्यों हुई है, चाइना का रोल क्या है इसमें, इंडिया पर इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ सकता है, यहाँ जो ब्राजील जो कंट्री है इसका भी रोल अहम हो जाता है। तो इसको भी बात करेंगे इस पूरे सिनेरियो में, इस वीडियो में। तो देख सकते हैं कि गयाना का जो कैपिटल है जॉर्ज टाउन है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पर जो टेरिटरी का डिस्प्यूट्स हो रहा है इस रीजन को लेकर हो रहा है। जो ऐसे क्यूबो है इस रीजन का, यानी 2/3 जो गयाना का जो टेरिटरी है इसको लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट्स खड़ा हो रहा है, और वेनेजुएला साफ साफ इसे कहता है ये मेरा है, और इसके लिए यूके ने वॉरशिप भेजने की बात कही है। और यहाँ पर वेनेजुएला ने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर यूके यहाँ पर जो वॉरशिप भेजता है गयाना में, तो कहीं न कहीं ये प्रोवोक करने की बात होगी, कहीं न कहीं हमें उकसाने की बात होगी। इन सब चीज़ों में समझते हैं कि जो वेनेजुएला है, वो चाहता क्या है? देखिए, वेनेजुएला जो है ना बेसिकली 2 चीज़ चाहता है। क्या? अभी रिसेंटली हुआ क्या है ना, रिसेंटली हुआ ये कि यहाँ जो एसेक्यूबो है, करंटली यहाँ पर ये देखा गया कि खासकर एसेक्यूबो का ये जो इलाका है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ठीक है? यहाँ पर कच्चे माल या कच्चे पेट्रोलियम जो पदार्थ है, वो पाए गए हैं, और भरपूर मात्रा में। इसके अलावा भी यहाँ पर तेल के साथ सोने भी कहीं-कहीं जो खबर निकल के आ रही है कि ये भी पाए गए हैं। तो यहाँ पर खनिज है, और खनिज जिनके पास में है, तेल जिनके पास में है, यानी कि माल भी उनके पास में, हम ये कहें कि उनके पास में पैसे हैं, इन शॉर्ट, ठीक है? सॉरी वो वर्ड यूज़ किए इसके लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल फिर से निकल के आता है कि ठीक है, ये सब कुछ तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर वेनेजुएला जो है ना, एक दूसरा रीज़न ये भी है कि फिलहाल भी इकोनॉमिक क्राइसिस वो झेल रहा है। लेकिन अभी करंट की हम बात माने तो करंट में थोड़ी सिचुएशन सही है। क्यों सही है हम आगे हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे चाइना का रोल और इंडिया का रोल, उसमें बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि वेनेजुएला पर 2016 से यहाँ पर कहीं न कहीं जो सैंक्शन लगना स्टार्ट हुआ, ऑयल प्राइस गिरते हैं, यूएस का सैंक्शन लगता है, फिर दोबारा सैंक्शन लगता है, फरवरी में फिर सैंक्शन सैंक्शन लगता है। ये चीज़ें कहीं न कहीं, ये आपने ये भी देखा होगा कि वेनेजुएला कहीं न कहीं हाइपर इन्फ्लेशन को फेस कर रहा है, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, बिल्कुल बद से बदतर है, और इसके लिए वेनेजुएला चाहता है कि इकोनॉमिक कंडीशन सही हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ जो खनिज है, यहाँ जो खनिज की बात कर रहे हैं, ये खनिज पर उनका कब्जा हो, और ये तभी होगा क्योंकि देखिए, ये जो बेसिकली जो बॉर्डर लाइन है, कोस्टल वाला जो रीजन है, यहाँ से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं, 200 जो माइल होता है उसके, और ये कब होगा, जब ये टेरिटरी, ये कोस्टल वाला रीजन अपना होगा तब, और इसके लिए यहाँ वेनेजुएला पूरा क्लेम कर रहा है। लेकिन इन सब चीजों में मतलब ठीक है, ये तो सही है, लेकिन ये जो डिस्प्यूट्स है, कब का डिस्प्यूट्स है, और अभी अचानक क्यों एस्केलेशन हुआ है देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी रिसेंटली जो देखा गया है सडन एस्केलेशन, इसके पीछे भी 2 रीजन। पहला रीजन ये है कि वेनेजुएला में अभी रिसेंटली 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। 2024 का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, खासकर वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जो बेसिकली क्या इसका नाम है, जस्ट यस यहाँ पर देख सकते हैं, निकोलस मदुरो जो है, ये वहाँ के प्रेसिडेंट है, और ये चाहते हैं फिर से चुनाव जीतने के लिए। और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली वोट भी करवाया कि कौन-कौन चाहता है यहाँ पर एसेक्यूबो का एरिया कि अपने पास हो। तो 95% जो लोग सपोर्ट किए कि हमारा जो एरिया होना चाहिए एसेक्यूबो का, ये जो एरिया, ये हमारे पास होना चाहिए। वेनेजुएला की तरफ पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है।
अब 95% पब्लिक जब सपोर्ट करे, तो पॉलिटिकल जो गेम होता है ना, यानी पॉलिटिकल जो चाहत होती है ना, यानी कि चुनाव का जो सी कुर्सी की जो इच्छा होती है ना, वो कुछ भी करवा देती है। आप देख सकते हैं कि हर एक देश में कहीं न कहीं चुनाव को जीतने के लिए कहीं न कहीं जो प्रपंच होते हैं, वो कहीं न कहीं खेले जाते हैं और इसमें से एक प्रपंच ये भी है, ठीक है? दूसरा रीज़न ये है कि ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा बहुत पहले का है। कब का है, ये भी हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे यूके का रोल यहाँ पर आएगा। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा हम ये भी जान लेते हैं कि घियाना का रोल क्या घियाना के बारे में कि घियाना बेसिकली किस तरह का देश है जिनके ऊपर जो यूके सपोर्ट कर रहा है, वेनेजुएला कैप्चर करना चाह रहा है। तो वेनेजुएला की जो कंडीशन आज के टाइम में कह सकते हैं कि वहाँ पर ऑफ़िशियल लैंग्वेज 5 है, ठीक है? और जो एथनिक ग्रुप वहाँ पर है, तो वहाँ पर 6 एथनिक ग्रुप हैं। चाइनीज़ भी वहाँ पर है, लेकिन सबसे टॉप में इंडियन है। इंडियन एथनिक ग्रुप है, अफ्रीकन है, जो मल्टी रेशियल है, इंडिजिनस है। रिलिजन की बात करें क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, इस्लाम ये सब वहाँ के डोमिनेंस रिलीजियस में आते हैं। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ, घियाना जो कंट्री है, आपको बता दें कि 1966 से पहले, याद रखें 1966 से पहले इसका नाम ब्रिटिश घियाना हुआ करता था। स्पेलिंग GUIAN है, ठीक है? तो इसके बाद में इसका नाम GUYAN हुआ। इन 1966 तक यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि जो यूके था उनके अंडर में था। इसके पहले हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं डच कंट्रोल था 1666 से लेके 1815 तक। इसके बाद में ब्रिटिश कंट्रोल आता है। ब्रिटिश घियाना इसका नाम हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पे यूके यहाँ पे इंडिपेंडेंस होता है तो घियाना इसका नाम हो गया। लेकिन यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे यूके आप देख सकते हैं कि एंट्री मारा है क्योंकि फिलहाल 1966 तक तो इन्हीं का था, ठीक है? और छोटा सा देश है, कोई सपोर्ट नहीं है, मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, वेनेजुएला सामने ये पिद्दी सा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे यूके सपोर्ट में आ गया। इसका एरिया टोटल हम बोल सकते हैं बहुत बिल्कुल 15,000 किलोमीटर स्क्वायर में है और पॉपुलेशन जो बात करें 8 लाख से भी कम है 2022 के एस्टिमेट अगर देखें तो। इन सब चीज़ों में यूके का इंटरफेरेंस क्यों होता है? यूके देखिए यूके हम पहले बोल चुके हैं 1966 तक ब्रिटिश गियाना था और यूके का वहाँ कंट्रोल था। यूके बेसिकली वहाँ रूल भी किया है। लेटेस्ट हम बोल सकते हैं कि लंबे टाइम तक वहाँ रूल किया है। तो गियाना का बेसिकली यूके का गियाना में इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर यूके जो है ना गियाना के लोगों के लिए बेसिकली यहाँ पर वॉरशिप भेज रहा है। इसके लिए कहीं न कहीं एस्केलेशन हमें देखने को मिल रहा है ज़्यादा वेनेजुएला और यूके के बीच में। इन सब चीज़ों में यहाँ पर जो ब्राज़ील है, इनका रोल कैसे बढ़ जाता है? देखिए ब्राज़ील ने साफ-साफ ये कहा है कि वेनेजुएला जो है ना, ये अटैक करना चाह रहा है खासकर गियाना के ऊपर क्योंकि गियाना के लोग वहाँ मिलिट्री बिल्कुल कमज़ोर है। तो ये लोग एस्केलेट कर रहे हैं और इतना ही नहीं, ब्राज़ील के लोग ये भी देख रहे हैं कि रिसेंटली आपको मालूम होना चाहिए कि वेनेजुएला और जो गियाना दोनों के बीच में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये चीज़ें बाहर निकल के आती है कि हम लोग एस्केलेट करेंगे, हम लोग क्लेम करेंगे टेरिटरी को लेकिन फ़ोर्सफुली नहीं करेंगे। लेकिन ब्राज़ील यहाँ पर ये कह रहा है कि फ़ोर्सफुली हो सकता है लेकिन यहाँ पर एक रोरेमिया एक प्लेस ये जो जगह आप देख रहे हैं, ठीक है? जब आप वेनेजुएला से गुयाना जाएँगे, ठीक है? तो मिलिट्री यहाँ जब अटैक करेगी तो यहाँ की जो लॉजिस्टिक्स जो चीज़ें हैं यानी कि यहाँ पर जो टेरेन है वहाँ पर अच्छी नहीं है। तो लॉजिस्टिक सप्लाई सही त प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। तो वेनेजुएला जो है ना इसे ब्राज़ील का जो रोरेमिया है इसमें भी बेसिकली जो बो विस्ता जो जगह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? उसको यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। तो ब्राज़ील ने साफ-साफ कहा है कि इस पर मेरी नज़र है और इस पर हम लोग बिल्कुल एक चील की तरह नज़र रखे हुए कि यहाँ से वेनेजुएला जो गियाना पर जो कैप्चर करेगा वो इसी रास्ते करेगा। क्योंकि यहाँ की जो टेरेन है, जो कि बॉर्डर जो शेयर करता है वेनेजुएला, गियाना, दोनों की टेरेन इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ से जो आर्मी है वो बेसिकली क्रॉस कर सके। तो ये चीज़ें निकल के आती है। लेकिन इन सब चीज़ों में चाइना का रोल भी निकल के आता है। कैसे? देखिए चाइना की रिसेंटली बात करें इसी 2023 की बात करें, सितंबर की बात कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में मीटिंग होती है और उस मीटिंग में एक चीज़ निकल के आती है कि वेनेजुएला और चाइना दोनों ऑल वेदर पार्टनरशिप है। बेसिकली चाइना जो है ना वो इसी तरीके के बंदे ढूँढता है जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा हो या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा हो। चाहे हम श्रीलंका की बात क्यों ना करें, श्रीलंका में भी पॉलिटिकल क्राइसिस थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, बिल्कुल वो नंगा करके छोड़ दिया। मतलब डेट ट्रैप क्राइसिस है ना, जो डिप्लोमेसी है वो चाइना अपना कार्ड खेलता है। अफ्रीकन कंट्री में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहीं वो जाता है और जाके बोलता है कि आप जय मैं वीरू। इस तरीके से वहाँ पर कहीं न कहीं उसे नंगा करता है। एक सवाल ना फिर और निकल के आता है यहाँ पर कि जो चाइना है ना, यहाँ से इससे जो तेल है वो खरीद रहा है, ठीक है? वो भी सस्ते दामों पर। इंडिया भी खरीद रहा है, लेकिन चाइना जो है ना वो ज़्यादा खरीद रहा है इससे। क्यों? क्योंकि चाइना को फ़ायदा है। जब ये ले लेगा फिर लोन वो प्रोवाइड करेगा कि आपको लोन क्योंकि जब दोनों के बीच मीटिंग हुई ना तो टूरिज़्म को लेकर, ट्रेड को लेकर, इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर
बातें हुई। इन सब चीज़ों में एक चीज़ अगर सबको हम साइड रखें, एक चीज़ निकल के आती है, अगर वॉर हो गया तो, वेनेजुएला और गियाना के बीच में वॉर हुआ तो फिर क्या होगा? इसका इम्पैक्ट इंडिया पे होगा क्योंकि 15 दिसंबर की ये आर्टिकल है, ठीक है? इसी आर्टिकल में ये कहा गया था इंडिया विल बाय वेनेजुएलियन ऑयल सेज मिनिस्टर। यहाँ के मिनिस्टर्स ने भी ये बेसिकली कहा था, रिलायंस इंडस्ट्री ने भी आप देख सकते हैं कि परचेज़ करने की डिमांड रखी थी और बात ये भी रखा गया था। तो ये सब चीज़ें जब निकलती है, दिसंबर में ये बात हुई और फिर से जब हम लोग ऑयल परचेज़ करने वाले सस्ते दरों पर, तो अगर ये वॉर होता है, तो इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में इंडिया ऑयल जो परचेज़ कर रहा है, जो अरब वर्ल्ड है वहाँ से तो कर ही रहा है, लेकिन आज के टाइम में इंडिया के पास में अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा है। रसिया से भी कर रहा है, ठीक है? वेनेजुएला बाकी जो साउथ अफ्रीका अमेरिकन जो कंट्री है, वहाँ से भी कर रहा है। कुछ-कुछ थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हर जगह से कहीं न कहीं कर रहा है। अगर वेनेजुएला से कहीं न कहीं बंद होता है, तो थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इंडिया में ज़रूर पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इज़राइल हमास के बीच में वॉर चल रहा है। आप अभी रिसेंटली भी कुछ वीडियो हम बनाए थे, इसमें इंडिया की शिप में अटैक हो रहा है। 2 शिप पर जो एमवी कैंप प्लूटो था, उस पे अटैक हुआ है। तो इन सब चीज़ों में जो सुएज़ कैनाल था, इसको लेकर भी जो बातें हैं ना, वो रूट चेंज करने की बात की जा रही है, एक अल्टरनेटिव रूट ढूँढा जा रहा है। तो ट्रेड यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर जो शिप वो क्रॉस नहीं कर पा रही है। आपने ये भी देखा होगा कि ऑयल के प्राइस अभी रिसेंटली 1 वीक पहले की बात कर रहे हैं, आज मंगलवार है, तो मंगलवार के जस्ट पिछले वीक की हम बात करें। ऑयल के प्राइस बढ़े थे, इसके पीछे रीज़न ये था शिप के ऊपर अटैक करना जो हौथीज़ ग्रुप कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफ़िनिटली पड़ेगा और वॉर का इम्पैक्ट ना चाहे वो ऑयल को हटा भी दे, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता ही हर एक देश में पड़ता है, चाहे कि फूड सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे ऑयल को लेकर हो। तो इसमें आपका क्या मानना है कि ये जो वॉर है, इंडिया पे किस तरीके से और इम्पैक्ट कर सकता है और बाकी सारे वर्ल्ड पे कैसे इम्पैक्ट करेगा? कीजिए कमेंट। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।